और खबर है नई दिल्ली से, जहां मयूर विहार के फेस 1 में बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेटबुक के तत्वाधान में साहित्य की दुनिया की उपलब्धियां पाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकारों के 7वें बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेटबुक साहित्यकार सम्मान समारोह में सम्मानित किए गए। देखिए पब्लिकेशिया टीम की एक खास रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए। देविक रमेश हूँ मैं। और वैसे तो मैं नौकरी करता रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर रहा, प्रिंसिपल रहा। और लेकिन अपनी पहचान मैं अब एक लेखक के रूप में बताता हूँ। सर, बीपीए फाउंडेशन और इंडियन नेटबुक्स के द्वारा आज एक सम्मान समारोह रखा गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सम्मान जब भी मिलता है तो अच्छा तो लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मिल गया सम्मान, कई लोग ऐसे बोल देते हैं जी। क्योंकि इससे ये लगता है कि हमारी जो रचना है, जो हमने काम किया है, उसको एक पहचान मिली है। और पहचान से ज्यादा उसको मतलब पाठकों को प्रेरित किया गया है कि हमने जिस रचनाकार को सम्मानित किया है, कृपया उसको पढ़ करके भी देखिए। क्योंकि ये बड़ी समस्या है कि रचना लिखी गई, उसके बाद समस्या आती है कि वो प्रकाशित हो, उसके बाद समस्या आती है कि वो पढ़ी जाए। और रचनाकार की का जो सबसे बड़ा पुरस्कार और सम्मान होता है, वो होता है उसकी रचना का पढ़ा जाना, पाठकों तक सही मायनों में पहुंचना। तो ये सम्मान मैं सोचता हूँ एक तरह से वाहक है, जो किसी रचनाकार की रचना को पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना। तो जैसे आपने बताया, आप प्रोफेशनली वर्क भी कर रहे हैं, वहीं साथ साथ आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लेख कर रहे हैं। ऐसे क्या सम्मान समारोह और होते रहने चाहिए? नहीं, बिल्कुल। वैसे तो मैं अब सेवानिवृत्त हूँ जी। और जो कह सकते हैं कि पूरे समय में एक लेखक के रूप में हूँ, एक पाठक के रूप में हूँ, तो बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, मुझे जब मैं बहुत शायद 38 साल का रहा हूँगा, तब देश का सबसे बहुत बड़ा सम्मान उस समय माना जाता था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बहुत बड़ा पुरस्कार होता था, वो मिला था पहली ही मेरी 2 किताबों पर, कविताओं। उसके बाद तो बहुत पुरस्कार मिले, साहित्य अकेडमी मिल चुका है। तो जब भी सम्मान कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये हमारी संस्कृति कहती है। आप हाथ जोड़ करके किसी का सम्मान करते हैं, वो भी पर्याप्त है। लेकिन अब कुछ ऐसी प्रथा हो गई है कि सम्मानों को कई बार राशि से भी जोड़ते हैं, कितना पैसा मिला साहब, बिल्कुल। है ना। लेकिन सम्मान सम्मान है। लेकिन सम्मान का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब वो सम्मान जो है पाठकों को प्रेरित कर दे कि इस रचनाकार को भी जानो, इस रचना को भी पढ़ो। अब हमारे यहाँ पूरी परंपरा रही है, तुलसी है, तुलसी से भी पहले है। अब उनको कितने सम्मान मिले, कितने सम्मान नहीं मिले, अलग बात है। मुझे कालिदास के नाम पे जो सम्मान मिला है, और कालिदास इस देश के बहुत बड़े, इस देश के क्या, दुनिया के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। जी। एक नाटक है मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन, जहाँ कालिदास जो है वो वहां से उनको वापस लौटना पड़ा, जहां पर सत्ता तो है, लेकिन वो स्वतंत्रता, वो स्वायत्ता, अपनी बात कहने की आजादी नहीं है। तो रचनाकार जो है अपने कहने की आजादी सबसे पहले चाहता है कि जो मैं कहूं उसको सुनो सही। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सम्मान, ये वातावरण, ये साहित्य, असल में साहित्य और साहित्य के का एक परिदृश्य बनाना, साहित्य का एक माहौल बनाना, ये सम्मान आदि वो बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ संतोष श्रीवास्तव जी मौजूद है। मैडम, आपको कौन सा सम्मान से आज सम्मानित किया गया? आज मुझे बीपीए फाउंडेशन एवं अनुस्वार संस्था के द्वारा वागीश्वरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और ये मेरी 50 वर्ष की जो साहित्य साधना है, उसके उपलक्ष्य में मुझे दिया गया। मैम, ऐसे प्रोग्राम जैसे अभी बीपीए फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे हैं, होते रहने चाहिए आगे? बिल्कुल होते रहने चाहिए। मैं स्वयं भी ऐसा कार्यक्रम करती हूँ। मेरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच, उसके द्वारा भी मैं इसी तरह के कार्यक्रम हर वर्ष करती हूँ और बहुत से पुरस्कार भी देती हूँ। हिंदी के लिए कार्य करना ही मेरा लक्ष्य है। मैम, जैसे अभी मेरी और साहित्यकारों से बात हो रही थी, तो उनका कहना था आज की डेट में लेख लिखते तो है, लेकिन प्रकाशित करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे?
जी, ये तो निर्भर करता है कि प्रकाशक उनके लेखों को किस रूप में लेते हैं। लेख तो मतलब अगर वो लेखों वाली किताब है, तो हमें प्रकाशक देखते हैं कि ये कहाँ तक लोगों तक पहुँच सकती है और इस किताब की क्या समाज में पहुँच होगी। तो उस हिसाब से फिर प्रकाशक उसको प्रकाशित करते हैं और काफ़ी किताबें प्रकाशित हो रही हैं। हमारे इंडियन नेट बुक्स जिन्होंने दिया है पुरस्कार, वो भी बहुत किताबें प्रकाशित करते हैं। मैम, कोई आपकी कविता या कोई ऐसी 4 पंक्तियाँ जो आप सुनाना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो? जी, मैं 2 पंक्तियाँ सुना सकती हूँ। जी। तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, तू पंख ले ले मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आँधियों को मेरा नाम और पता दे दे। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पंकज जी मौजूद हैं। सर, आपको किस सम्मान से आज सम्मानित किया गया? आज मुझे इंडिया नेट बुक्स और बीपीएफ फाउंडेशन की ओर से वेद व्यास सम्मान दिया गया। शिखर सम्मान है जो वर्ष में किसी एक वरिष्ठ लेखक को दिया जाता है। तो मुझे यह मान करके सम्मानित कर दिया गया कि मैं भी शिखर पुरुष हो गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिखर की यात्रा तो बहुत लंबी होती है, जीवन भर हम सृजन करते हैं तब भी शिखर तक नहीं पहुँच पाते। फिर भी यह अच्छी बात है कि इस संस्थान ने, इंडिया नेट बुक ने मुझे मेरे साहित्यिक योगदान को देख करके शिखर सम्मान दिया, वेद व्यास सम्मान दिया। उसके लिए मैं इस संस्था के, इंडिया नेट बुक के जो निदेशक हैं, जो खुद अपने समय के बड़े लेखक हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि वेद व्यास जैसा महत्वपूर्ण सम्मान दे। इसके लिए मैं बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेट बुक्स का हृदय से आभारी हूँ। और आज उन्होंने जो बड़ा आयोजन किया है, उसमें मेरे साथ अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को सम्मानित किया, उदीयमान लेखकों को, लेखिकाओं को सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज 100 से ज़्यादा लोगों को ये होटल में बुला करके सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं उन्हें, डॉक्टर संजीव कुमार का, उनके पूरे परिवार का, डॉक्टर मनोरमा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इसी तरह से श्रेष्ठ चयन कर करके लोगों को देश भर के, आज सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली में राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, हरियाणा के, हिमाचल के, यहाँ तक कश्मीर के भी लोग आए हैं, सबको यहाँ सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से ये मिनी कुंभ कह सकते हैं। अभी कुंभ खत्म हुआ, महाकुंभ खत्म हुआ, ये साहित्यकारों का एक कुंभ था जो आज यहाँ संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, जैसे आप इतने सीनियर साहित्यकार हैं, जो नए लेखकार हैं, नए साहित्यकार हैं, क्या-क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको? नए लेखकों के सामने कोई परेशानियां नहीं है। अब हम हाईटेक युग में हैं, गूगल के माध्यम से सारी चीजें मौजूद हैं। नया साहित्यकार अगर कविता करना चाहता है तो कविता के टिप्स वहाँ हैं, अगर वो गजल कहना चाहता है तो गजल सिखाने वाले लोग हैं, कहानी कहना चाहता है तो कहानी का फॉर्मेट क्या हो सकता है वह सामने मौजूद हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नए लेखकों को मौलिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो एआई के दौर में, चैट जीपीटी के दौर में फंस गए तो उनका सृजन खत्म हो जाएगा। अब हालत यह है कि आप सब जानते हैं कि अगर हम चैट जीपीटी खोलते हैं और कहते हैं कि एक दोहा, तो एक दोहा आ जाएगा। अगर हम कहते हैं माँ पर कविता, तो माँ पर कविता आ जाएगी। तो वो नई पीढ़ी के जो चालाक लड़के हैं यही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये साहित्यिक अपराध है। आपकी मौलिकता खत्म हो जाएगी। अगर माँ पर कविता लिखना है तो चैट जीपीटी के सहारे मत जाइए, माँ को देखिए, माँ की भावनाओं को देखिए, माँ की परेशानियों को देखिए, और फिर जो कविता बनेगी वो एक बड़ी कविता होगी। चैट जीपीटी के सहारे, एआई के सहारे तो हम जड़ रचनाएं करते हैं। अगर जीवंत रचना करनी है तो मौलिकता का पर ध्यान रखना है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मौलिक बनिए, अपनी मेधा का उपयोग कीजिए। कृत्रिम मेधा के सहारे मत फंसिए, उसमें मत फंसिए। अपनी मौलिक मेधा के सहारे आप सृजन करें, और सृजन के लिए बहुत बड़ा आकाश है। हम इस समय ग्लोबल विलेज के नागरिक हैं, वैश्विक ग्राम में रहते हैं। हम फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में छा जाते हैं। तो इस समय एक हम सब युवा पीढ़ी के लोग हैं, वैश्विक नागरिक हैं। तो उस वैश्विक नागरिकता को, बोध को बचाए रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो खतरा है, एआई का खतरा, मैं उसके प्रति हमेशा आगाह करता रहता हूँ कि आप मौलिकता पर ध्यान दीजिए। अगर आप मौलिक होंगे तभी एक अच्छे रचनाकार बन सकेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, 2 पंक्ति आप जो सुनाना चाहें चैनल के माध्यम से। मैं
हालांकि बहुत सारी रचनाएं हैं मेरी, फिर भी 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। साहित्य क्या है? मैं कहता हूँ साहित्य की परिभाषा 4 पंक्तियों में एक मुक्तक के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि जिसमें जनगण मन का वंदन, जिसमें जनगण मन का वंदन वह सच्चा साहित्य, जिसमें करुणा का स्पंदन वह सच्चा साहित्य, आजादी का अर्थ नहीं हम हो जाए निर्वस्त्र। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पंकज जी, जिनका कहना था कि आज यहाँ पर बीपीए फाउंडेशन द्वारा साहित्यकारों का कुंभ आयोजित किया गया है और वहीं एआई को लेकर भी उन्होंने कुछ बड़ी बातें बताई हैं। इस वक्त हमारे साथ मशहूर साहित्यकार ममता कालिया जी मौजूद हैं। मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ है? अच्छा, इंडियन रेड बुक्स हर वर्ष प्रतिभावान और संभावनाशील साहित्यकारों को सम्मानित करता है और वो इस कार्यक्रम को बहुत मन से करते हैं। देखिए, सम्मान हम लोग कितनी जगह जाते हैं, सम्मानित भी होते हैं और सम्मानित भी करते हैं लोगों को, लेकिन मैंने इतनी खूबसूरती से, इतने भव्य तरीके से, इतना अधिक व्यय करके मुझे सम्मान करते हैं और जिस तरह से बुलाते हैं सबको स्नेह से, एक एक को व्यक्तिगत रूप से फोन करके, ये एक दुर्लभ बात है। धीरे धीरे हो क्या गया, देखिए प्रकाशक और लेखक के बीच में दूरी बहुत आ गई। अब सारी के सारे संबंध जो है व्हाट्सएप और फेसबुक पे रह गए हैं और ये लोग साक्षात सबको बुला के इस सारी मेहनत को करते हैं, आप सबको खिलाते पिलाते हैं, एक बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रकाशक लेखक के बीच में जो खाई पैदा हो गई है उसको पाटने का काम ये बहुत खूबसूरती से संजीव कुमार कर रहे हैं। और संजीव कुमार ही नहीं, उनके साथ मनोरमा जी, कामिनी जी, सब मिलकर, पूरे परिवार मिलकर अपनी ऊर्जा इसमें लगा रहे हैं, अपने साधन लगा रहे हैं, मतलब निवेश करते हैं। और निवेश केवल धन का नहीं होता, परिश्रम का भी होता है, भावना के भी होता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा उपक्रम है उनका और इसीलिए मैं सारी असुविधाओं के बावजूद मैं आती हूँ इस कार्यक्रम में। मैडम, जो नए साहित्यकार आज की डेट में आ रहे हैं, युवा लोग आ रहे हैं, उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है आज की डेट में? हाँ, क्या करना पड़ता है? परेशानी का क्या क्या सामना करना पड़ता है जो नए युवा आ रहे हैं, साहित्यकार में, लेखक नहीं, हैं? देखिए हो ये रहा, देखिए कि नए साहित्यकार बहुत बड़ी तादाद में लिख रहे हैं आजकल, और जब से डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है तब से लिखना और छपना आसान भी हो गया है। आप अपनी वॉल पे डाल देते, कहीं नहीं मिलता तो सब कुछ, तो तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। उसमें प्रकाशक के लिए भी अब ये चुनना एक थोड़ा सा परिश्रम वाला काम हो गया है कि किसको हम रचनाकार माने, किसके अंदर आगे भविष्य है। आप किसी भी, कोई भी आदमी लंगड़े घोड़े के ऊपर दांव नहीं लगाता है, घोड़ा चारों पैरों से चलता होगा तभी के दांव पर लगाएंगे ना। तो वही जरूरी है लेखन में। और लेखन में मैं देखती हूँ कि स्त्रियों की खास तौर से बड़ी छोटी स्पैन होती है काम की। अगर 2 किताबें छप गई तो वो इतनी संतुष्ट हो जाती है, वो सोचते हम तो जीवन में जो पाना था पा लिया। तो ये थोड़ा सा इस चीज को स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए। इतनी ज्यादा स्त्री रचनाकार आज सम्मानित हुई है, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऊर्जा ऐसी चीज है, देखिए इसको लगातार चार्ज करना पड़ता है, बैटरी की तरह हम लोग को अपने को चार्ज करना पड़ता है। नई चीजें देखनी पड़ती है, अखबार पढ़ना पड़ता है, समाचार सुनने पड़ते हैं, इतनी चैनल्स हैं, कोई कोई बहुत ज्ञानवर्धक भी है चैनल, उन सबको देखना सुनना पड़ता है। अपनी आंखों को, अपने कान को, चेतना को खुला रखना चाहिए। हम एआई का काफी बड़ा रोल रहा है आज की डेट में। एआई तो बड़ी, बताइए, आप तो नए बच्चे हैं, आप तो कहेंगे एआई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि एआई एक अभिशाप है। क्योंकि वो हालत ये है कि मैंने बिहार ढूंढा कि बिहार के बारे में जानना चाहती थी, और वो मुझे बिहारी के बारे में बता रहा है। अब आप बताइए, जब ऐसा अनर्थ करेगा। हालत ये है कि एक कोई एआई में कहीं पर तो मेरे निधन की भी तारीख दी हुई है, जन्म की तो दी है, मेरे निधन की भी तारीख दी हुई है, और जो किताबें मैंने नहीं लिखी वो मेरे नाम से लिखी हुई है, और जो मैंने नहीं लिखी, जो मैंने लिखी है उनके नाम नहीं दिए। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो कृत्रिम ही रहेगी, वो कभी भी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता का स्थान नहीं ले सकती। आपकी 4 पंक्तियां हमारे चैनल के माध्यम से आप सुनाना चाहें? हाँ? कोई 4 पंक्तियां जो सुनाना चाहें चैनल के माध्यम से? किसके बारे में कोई सी कोई करता भी है? 4 पंक्तियां आपने लिखी हो? कोई भी? हाँ। अच्छा ठीक है। मैं थोड़ी सॉफ्ट किस्म की सुनाना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को एक अच्छा फीलिंग आना चाहिए।